Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today we will start test series of Vision IAS for 2023 UPSC prelims और यहाँ हम लगभग 12 टेस्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हर टेस्ट के लगभग 3 to 4 वीडियोज़ होंगे। वो आप अपनी स्पीड के हिसाब से उनको देख लें और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पूरे टेस्ट को एक बार 12 टेस्ट है इनकी या तो आप PDF डाउनलोड कर लें, अदरवाइज इनका प्रिंट निकलवा लें और कोशिश करें कि पहले खुद टेस्ट को अटेम्प्ट कर लें और देन उसका सॉल्यूशन देखने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। बिकॉज PDF से सॉल्यूशन उसका देखना वो थोड़ा टफ टास्क हो जाता है, इसलिए आप वीडियो का यदि एक्सप्लेनेशन देख लेंगे इस पेपर का वीडियो के थ्रू तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये फर्स्ट टेस्ट है 3785, इस टेस्ट नंबर को आप मैच कर लें तो वहाँ से आपको आसानी हो जाएगी मैच करने में कि सेम पेपर है या नहीं है। और यहाँ से हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। 100 क्वेश्चन रहेंगे, पर्टिकुलर पॉलिटी के क्वेश्चन है जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग में बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट है, DPSP है, सिटीजनशिप है, ये चीज़ें फर्स्ट पेपर में आएंगी। इसके बाद की जो पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो सेकंड पेपर में, उसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वगैरह भी उसमें होंगी शामिल। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप रीड कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि कंसिडर करना स्टेटमेंट को फ्रीडम ऑफ राइट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई है। 3 स्टेटमेंट है, बेसिक स्टेटमेंट है, आप इनको रीड कर लीजिए और आप तीन ऑप्शन से इसमें एलिमिनेट भी आप कर सकते हैं यदि आपको मालूम हो कि कोई भी एक ऑप्शन जो रॉन्ग है उसके बेसिस पे आप और जो ऑप्शन है उनको हटा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि इंक्लूड करता है फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। तो आपको ये देखना है कि रिलीजन को फॉलो करना तो एक राइट होता है, क्या रिलीजन को फॉलो नहीं करना क्या वो भी राइट होता है, ये आपको यदि मालूम है या किसी हायर जुडिशरी की रूलिंग आपको यदि याद है तो ये ऑप्शन वहाँ से आप देख सकते हैं। सेकंड आपका कि इट बार्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जन्स। ठीक है, तो ये अब देखिए मैंने आपको बताया था और कई बार बताता भी हूँ कि UPSC के ऑप्शंस में जब एक्सट्रीम ऑप्शंस दे रखे होते हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रखे होते हैं या फुली नॉट या फुली राइट दे रखा होता है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि वो ऑप्शन आपका रॉन्ग हो। तो यहाँ पे इससे आप लगा सकते हैं कि ये सभी तरह के रिलीजियस कन्वर्जन है उसको नहीं रोकता है, उसको बार नहीं करता है। तो यहाँ से आप इसका ऑप्शन लगाएं तो ऑप्शन देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड सही हो सकते हैं। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। तो आप एलिमिनेट आपने कर लिया, अब फर्स्ट ओनली और 1 एंड थर्ड वाला आप देख सकते हैं ऑप्शन। अब थर्ड देख लीजिए कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स। ठीक है, फॉरेन नेशनल्स के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, तो आपको बेसिक आर्टिकल्स मालूम होने चाहिए कौन कौन से फॉरेन नेशनल के लिए अवेलेबल है और कौन कौन से नहीं है। तो रिलीजन वाला जो है ये फॉरेन नेशनल के लिए अलाउ है क्योंकि उन्हें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो अपना रिलीजन फॉलो यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये भी एक कॉमन सेंस वाला एक पॉइंट हो गया, तो इसको आप यहाँ से एलिमिनेट कर दें तो सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन ए। आपको ये अच्छे से मालूम होगा क्योंकि अभी आपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लिया है अटेम्प्ट करना क्वेश्चन, तो आपको मालूम होगा आर्टिकल 25 से लेके 28 तक राइट टू रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में। 25, 26, 27 और 28 ये 4 आर्टिकल्स हैं। 25 आर्टिकल की बात करें तो इसमें आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख ले, कंसाइंस है, प्लस फ्री प्रोफेशन है, प्रैक्टिस है और प्रोपेगेशन है रिलीजन का। तो CPP से आप यदि याद रख सके तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ आ जाएंगी। और इसमें कंसाइंस का जो मतलब है, कंसाइंस का मतलब है कि ये आप पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किसी रिलीजन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जब स्टेटमेंट आया इसमें कि फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन तो ये भी इंक्लूड हुआ क्योंकि ये इंडिविजुअल पर्सन की एक कंसाइंस होती है। तो इसका राइट दिया हुआ आर्टिकल 25 में। आगे 3 चीज़ें हैं, ट्रिपल पी का मतलब आप समझ सकते हैं, प्रोफेस करना किसी चीज़ को। ठीक है, इसके साथ में आपका प्रैक्टिस करना और है आपका प्रोपेगेट करना। इनमें आपका रिलीजन को फॉलो करना, फॉलो करवाना, ठीक है, और उसको और बढ़ाना, ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल होती है और कंसाइंस भी इसमें शामिल है। तो ये 4 चीज़ें आपके 25 आर्टिकल में है, ये आपको बेसिक चीज़ मालूम होना चाहिए। और कंसाइंस का मतलब आपको यदि है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को देख सकते हैं। 26 आर्टिकल आपको मालूम है कि इसमें रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की बात है। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है जैसे कोई ट्रस्ट है, इसके साथ में आपका टेम्पल के ट्रस्ट होते हैं और जो आपकी जैसे आपकी जो दरगाह वगैरह जो होती है, मॉस्की वगैरह जो होती है, उनकी भी एक तरीके से बोर्ड वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वो इसी आर्टिकल के थ्रू एस्टेब्लिश किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की बात होती है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। 27 आर्टिकल आपको मालूम है कि यदि
किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को या किसी रिलीजियस फेयर को या कोई अदर जैसे यात्रा वगैरह जो होती है, ऐसी चीज़ों पे टैक्स लगाना है नहीं लगाना है, या उस पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोशन की बात हो, ठीक है, तो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेगी या नहीं करेगी, ये आर्टिकल 27 में गिवन है। तो 27 का आप याद रखें कि इसमें फ्रीडम है एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। तो इसके अलावा 28th आर्टिकल और आपका फ्रीडम टू रिलीजन से है, राइट, फ्रीडम टू राइट टू रिलीजन है। 28th में आपका मेंशन क्या चीज़ है कि इसमें अटेंडेंस जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की, वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अलाउ होगी या नहीं होगी। तो रिलीजियस जो आपका इंस्ट्रक्शन है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 28 में है। ये आप बेसिक रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है तो ये चीज़ आप यहाँ से मैच भी कर सकते हैं कि इन 25th, 26th, 27 और 28 के मेन मेन की पॉइंट आप लिख लीजिए और क्वेश्चन को राइट या रॉन्ग आपका जो है उसको चेक कर लीजिए। और ये जो बेसिक क्वेश्चंस है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के प्रोविजंस है, ऐसी चीज़ें आपको पहले से आती हैं या आपने उनको अच्छे से रीड कर रखा है, तो आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। सेकंड ऑप्शन आप देख लीजिए और इसको रीड कीजिए और इसका आंसर लगाइए, इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शंस देख के आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन ईजी है। आर्टिकल 360 आपका है कॉन्स्टिट्यूशन में, फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड इसमें प्रोविजन है। और आपको ये बेसिक मालूम होगा कि जो इमरजेंसी होती है उसको प्रोक्लेम करना आपके प्रेसिडेंट के हाथ में, लेकिन ये चीज़ें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब लिख के देती है तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आर्टिकल 360 बेसिक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी रिलेटेड प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन इसमें जरूरी होती है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन को फाइनल बता दिया था कि मतलब प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है वो फाइनल है, उस पर कोई भी रिव्यू नहीं हो सकता, ना ही कोर्ट में वो मैटर जा सकता है, ये फाइनल है, कंक्लूसिव है और इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। ये चीज़ें पहले डिक्लेयर थी इमरजेंसी के टाइम पे, लेकिन जब बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया आपका 78 में, तो उस टाइम पे इसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर ला दिया गया। प्रेसिडेंट की आपकी सेटिस्फेक्शन है उसको, तो इसके बाद में सेटिस्फेक्शन फाइनल नहीं रही, ना ही कंक्लूसिव रही, और ये क्वेश्चनेबल बन गई इसके बाद में। तो ये थोड़ा सा बेसिक पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। और फाइनेंशियल इमरजेंसी एक्चुअली तब लगती है जब कंट्री में या कंट्री के पार्ट में ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए कि फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो डगमगा जाए, थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन ना हो पाए, या फिर वहाँ पे जो क्रेडिट की बात होती है, तो क्रेडिट जो है साख जिसे हम कहते हैं, क्रेडिट ऑफ इंडिया जो है, ये यदि अफेक्ट हो जाए, चाहे पूरी कंट्री में हो चाहे किसी पर्टिकुलर पार्ट में हो, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको ये मालूम होगा और आपका आंसर भी सही रहा होगा। कुछ लोगों ने यदि यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिया होता ना तो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो सकता था ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ही नहीं, तो पार्लियामेंट वगैरह ये सब चीज़ें हट सकती है। प्रेसिडेंट ऑप्शन यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, और इसमें पूछा है आपसे नॉट करेक्ट है, तो आपको नॉट करेक्ट बताना है और इसमें आप ऑप्शंस को देख के देखिए। सेकंड ऑप्शन यदि राइट है, सेकंड ऑप्शन यदि रॉन्ग है, तो आप सबको एलिमिनेट करके ये ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी क्वेश्चन से। और क्वेश्चन है आपका कि फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के बारे में। स्टेटमेंट आप देख लीजिए क्या क्या स्टेटमेंट है और वहां से इसको ऑप्शन लगाइए कि क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए कि ऑप्शन आपने देख लिए होंगे और आपको ये बेसिक मालूम ही होगा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट है ये बाई एनुअल होती है, ठीक है, हर साल नहीं आती है। इसके साथ में आपका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में नहीं बढ़ता है, लगभग आप देखेंगे हर बार जब भी रिपोर्ट आई है ना तो 2 से 3,000 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में एरिया बढ़ता है। जितनी भी रिपोर्ट आई है इसमें इतना ही एस्टिमेट होकर बढ़ पाया, लास्ट की 3 या 4 रिपोर्ट का आप डेटा देखेंगे उस टाइम पे, तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो इसको आप यहाँ से इस डेटा को, यदि आपको लास्ट रिपोर्ट्स के डेटा मालूम हो तो यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम इंक्रीज जो फॉरेस्ट में है 2 साल में देखने को मिला है कि ये मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। तो ये आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में नहीं, आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो आप इस ऑप्शन को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये ऐसे फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, सेकंड भी ऑप्शन रॉन्ग है और थर्ड भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा था, उसके बाद में
तेलंगाना में था, इसके बाद में उड़ीसा में था। इस तरह से फॉरेस्ट की ग्रोथ हुई फॉरेस्ट कवर में लास्ट 2 साल में, क्योंकि 2 साल में आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 ईयर लिखा हुआ है और यहाँ पे एनुअल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एक तरीके से यदि आप आइडिया लगा सके तो ऑप्शन को यहाँ से एलिमिनेट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि सिमिलरिटीज क्या है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या है। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है या नहीं है, तो हमारे यहाँ पे तो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं होती है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। इलेक्टेड हेड होता है स्टेट का, तो वहाँ पे तो इलेक्टेड हेड नहीं होता है, वहाँ पे तो मोनार्की होती है, तो इलेक्टेड तो होता नहीं है। थर्ड है आपका मेजोरिटी पार्टी रूल होता है या नहीं होता। अभी आपको मालूम मेजोरिटी पार्टी रूल जहाँ पे पार्लियामेंट होगा वहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीज में मेजोरिटी पार्टी रूल होता ही होता है। अब इसके साथ में और भी बेसिक चीज़ें यदि बात करें ना, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से हमने अडॉप्ट की हैं, वो है कि हमारे यहाँ पे नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, दो तरह की एग्जीक्यूटिव हमारे पास में होती है। एक नॉमिनल होती है और एक रियल होती है। रियल आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाली होती है और नॉमिनल आपका प्रेसिडेंट वाली होती है। ठीक, इसके साथ में मेजोरिटी पार्टी रूल होता ही है। इसके साथ में आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, इसकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रोल प्ले करती हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। काफ़ी जो कमिटीज़ होती हैं उनमें भी इनकी मिनिस्टर्स जो होते हैं इसमें उनका रोल होता है। इसके साथ में जो प्राइम मिनिस्टर है, सीएम होता है, इनकी भी पावर जो ज़्यादा होती है इनके कंपेयर में, प्रेसिडेंट के कंपेयर में पीएम को पावर ज़्यादा होती है, सीएम के गवर्नर के कंपेयर में सीएम के पास में पावर ज़्यादा होती है। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के, लेजिस्लेशन सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं जो हमारे और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में कॉमन है। तो यहाँ से आप इनको हटा दें तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में है कि आपको नीति आयोग के फंक्शन के बारे में, जो फंक्शनरीज है नीति आयोग के, इसमें देखना है कि कौन कौन नीति आयोग में ये जो ऑप्शन 4 दे रखे हैं कौन कौन इसके पार्ट होते हैं। अब यदि आपको नीति आयोग के बारे में मालूम है तो आप वहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो आपको मालूम होगा चेयरपर्सन होता है इसमें, वाइस चेयरपर्सन होता है, स्पेशल इन्विटीज़ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें चेयरपर्सन कौन होता है, कौन अपॉइंट करता है, वाइस चेयरपर्सन इनकी अपॉइंटमेंट है। ठीक है, अपॉइंटमेंट के अलावा इनका ड्यूरेशन है कि कितने टाइम के लिए होते हैं, जिसे बोलते हैं टेन्योर भी हम बोल सकते हैं, टेन्योर कितना होता है। वो सारी चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर लीजिए नोट से और फिर इसके ऑप्शंस लगाइए कि ऑप्शंस इसका कौन सा राइट हो सकता है। अब यदि देखें ऑप्शंस को तो चेयरपर्सन आपको मालूम है, चेयरपर्सन तो खुद पीएम होते हैं। वाइस चेयरपर्सन जो है, वाइस चेयरपर्सन के बारे में यदि आपको मालूम हो तो कैबिनेट मिनिस्टर की इक्वल पावर होती है। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर की इक्वल पावर होती है। तो आपको मालूम है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल जरूरी होता है। प्राइम मिनिस्टर जो कहता है जिस तरह से, उसी हिसाब से प्रेसिडेंट से उनको शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो वाइस चेयरपर्सन है वो उसको भी पीएम ही अपॉइंट करेगा। स्पेशल इन्विटीज़ जो होते हैं, तो स्पेशल इन्विटीज़ आपके एक्सपर्ट हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं या कुछ प्रैक्टिशनर हो सकते हैं जिनको जिस फील्ड के लिए नीति आयोग को काम करना है उसमें ये लोग उसमें शामिल हो, तो इनको नॉमिनेट किया जाता है और ये भी पीएम ही इनको नॉमिनेट करता है। तो स्पेशल इन्विटीज़ हैं, अलग अलग फील्ड में काम कर सकते हैं ये लोग, वो चीज़ें इसमें शामिल है। इसमें मेंबर जो होते हैं वो आपके फुल टाइम भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं। ठीक है, फुल टाइम वाले हैं, फुल टाइम को प्राइम मिनिस्टर जो है वही इनको अपॉइंट करता है और 2 मेंबर इसके फुल टाइम मेंबर होते हैं। और पार्ट इनकी इसके अलावा इसमें चीज़ होती है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर इनकी रैंक होती है, जबकि पार्ट टाइम है ये 2 होते हैं। और पार्ट टाइम मेंबर आपके यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से, ये रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ से आ सकते हैं, या फिर एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी जो ज़रूरी होती है किसी पॉलिसी को बनाने में, तो उस ये हिसाब से पार्ट टाइम मेंबर्स को यहाँ पे बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो सीईओ होता है, सीईओ आपको मालूम होगा म्यूनसिपलिटी हो या फिर कोई कॉरपोरेशन हो, वहाँ पे सीईओ जो होता है वो एक आईएएस रैंक का ऑफिसर होता है। तो यहाँ पे जब नीति आयोग काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो इसका जो सीईओ होगा वो काफ़ी सीनियर कह सकते हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर होगा और वो सेक्रेटरी रैंक होती है। तो ये आपका इसकी पावर होती है सेक्रेटरी के बराबर, और सेक्रेटरी में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो सेक्रेटरी होता है इसके बराबर इसकी रैंक होती है। इसको भी जो है अपॉइंटमेंट है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू होती है नीति आयोग में। तो ये चारों ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन है, फर्स्ट को आप हटा दें क्योंकि फर्स्ट में प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, तो
प्राइम मिनिस्टर खुद जो अपॉइंटमेंट करेंगे वो 2, 3, 4 है और फर्स्ट में खुद है, तो इसके अलावा 2, 3, 4 यहाँ पे आप याद रखें ऑप्शन को और यहाँ पे इसको राइट कर लें। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है डिस्क्राइब है फेडरेशन में विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है और इसमें बताया कि कौन से प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करता है इस टेंडेंसी को। 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शंस को आप देखिए कौन कौन से हैं, कि सिंगल और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड आपका प्रोविजन है कि ऑल इंडिया सर्विसेज का है। जो इसमें कहा है आपसे कि फेडरेशन विद सेंट्रलाइज टेंडेंसी, तो आपको सेंट्रलाइज टेंडेंसी को ध्यान में रखना है कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करता है नहीं करता है। फर्स्ट में आपका सिंगल फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज और थर्ड आपका अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। इसमें ऑप्शंस देखिए कौन कौन से हैं। सिंगल फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब पार्लियामेंट जो है उसको अमेंड कर सकती है, तो ये आपका सेंट्रलाइज पावर टेंडेंसी हुआ यूनियन का। इसके साथ में ऑल इंडिया सर्विसेज है, स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेशन चलता है ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू, उनको रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल में रखा जाता है, तो ये भी आपका राज्यसभा जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज को गठित करती है आर्टिकल 312 के थ्री इसके थ्रू 312 के थ्रू। थर्ड आपका अपॉइंटमेंट की स्टेट गवर्नर का सेंटर के द्वारा होगा, तो ये भी आपका एक सेंट्रलाइज टेंडेंसी की तरह काम करता है फेडरेशन को बनाए रखने में। तो आपको तीनों ऑप्शन यहाँ पे राइट लग रहे होंगे और इसका आंसर भी ऑल 3 सही है। इसके अलावा और सारे काफ़ी प्रोविजन होते हैं, जैसे इमरजेंसी वाला है तो इमरजेंसी पावर आपके पार्लियामेंट के पास है, और बहुत सारे प्रोविजन है जहाँ से मालूम चलता है कि सेंट्रलाइज टेंडेंसी देखने को मिलती है और कॉन्स्टिट्यूशन उनको सपोर्ट भी करता है। 7th क्वेश्चन देखिए, एनपीआर से रिलेटेड है। एनपीआर के बारे में आपको डेटा यदि याद हो कि एनपीआर क्या होता है, एक तो आपका एनआरसी में और एनपीआर में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। इनको आप गूगल सर्च कीजिए और वहाँ से एक बार नोट कर लीजिए कि एनआरसी और एनपीआर में क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, और यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए इसके, कि जो एनपीआर है ये सिर्फ सिटीजन को इंक्लूड करता है, ओनली सिटीजन जो है वो इंक्लूडेड है एनपीआर में। सेकंड ऑप्शन है कि मैंडेटरी है एवरी यूजुअल रेजिडेंट के लिए, मतलब जो लोग यहाँ रह रहा है 6 महीने से ज़्यादा जो रहेगा वो एनपीआर में रजिस्टर होगा या नहीं होगा, ये ऑप्शन आपको मालूम होना चाहिए। और थोड़ा जब आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में मेनली असम, ठीक है, क्योंकि असम में भी इलेक्शंस हैं और अभी शायद दिसंबर में असम के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट की बात चल रही थी, तो शायद उसका डिलिमिटेशन कमीशन एस्टेब्लिश कर दिया गया है। इसका आर्टिकल आप याद रखें डिलिमिटेशन कमीशन का। और इसके अलावा डिलिमिटेशन कमीशन के अलावा इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स हैं इसको भी थोड़ा याद रखें, एमसीसी वगैरह है। और सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट की रूलिंग्स जो है उनको भी आप रिवाइज कर लें, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये चीज़ ध्यान रखें। थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पे रीड करें कि डेटा फॉर एनपीआर जो है फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010 अलॉन्ग विद द हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ सेंसस 2011। ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्टैटिक हो गया, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आता है कि फर्स्ट टाइम कब किया गया था या कैसे किया गया था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था 2022 में, वो था आपका सोमनाथ टेम्पल के ऊपर था, इसको फर्स्ट टाइम रिनोवेट जो किया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन के टाइम पे किया गया था, ठीक है। तो एक द क्वेश्चन ऐसा आर्ट एंड कल्चर से भले ही पूछ ले, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन जो है कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया डेटा 2010 में या 11 में, तो ऐसे ऑप्शंस रेयरली देखने को मिलते हैं। अब इन तीनों ऑप्शंस को देखिए, आप ऑप्शन को क्लिक कीजिए कौन कौन से राइट इसमें ऑप्शन होंगे। यदि ऑप्शंस को देखें इसमें तो आपको मालूम चलेगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो या तो 1 राइट होगा या सेकंड राइट होगा। और यदि आपको थर्ड स्टेटमेंट मालूम है कि थर्ड स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, तो इससे आप लगा सकते हैं कि थर्ड के साथ में जो कॉम्बिनेशन होगा वही आपका आंसर यहाँ पे होगा। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, डेटा फॉर एनपीआर जो है फर्स्ट कलेक्टेड 2010 में, तो ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक है और यदि राइट आपको मालूम है तो ऑप्शन राइट है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड के साथ में कॉम्बिनेशन कौन सा है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में आप देखिए एलिमिनेट करके हम देखेंगे कि इसमें कॉम्बिनेशन में थर्ड के साथ में सेकंड भी है और फर्स्ट भी है, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो ही जाएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी है तो या तो फर्स्ट से होगा या सेकंड से होगा, तो फर्स्ट ओनली तो हट ही जाएगा यहाँ से, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट आपको मालूम है इसलिए। और जो थर्ड है इसमें तीनों शामिल है, ये यहाँ से हट जाएगा, तो ऑप्शन आपका 2 एंड 3 ओनली बचेगा। और यहाँ से आप लगा सकते हैं कि एनपीआर आपका सिटीजन्स है ये इंक्लूड नहीं होते। ये ठीक है कि एवरी यूजुअल रेजिडेंट जो है इंडिया का वो एनपीआर में रजिस्टर होता है। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर मतलब देश में पॉपुलेशन को रजिस्टर किया जाता है, तो इसमें जो लोग 6 मंथ से ज़्यादा टाइम से किसी लोकेशन पे रह रहे हैं तो वो उस एनपीआर में शामिल होते हैं। जबकि एनआरसी जो है आपका नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, तो इसमें सिटीजनशिप की बात करते हैं हम कि सिटीजन को ही यहाँ पे रजिस्टर किया जाता है। जबकि एनपीआर में सिटीजन और नॉन सिटीजन जो फॉरेनर्स जो लोग 6 मंथ से ज़्यादा किसी लोकेशन पे रह रहे हैं तो वो उसमें शामिल होते हैं। ये बेसिक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और इसके अलावा एडिशनल जो चीज़ें हैं आप
गूगल से पढ़ लें एनपीआर एनआरसी में डिफरेंस, वहाँ से आपको अच्छा क्लियर होगा बजाय कि इस मैगजीन के सॉल्यूशंस के, क्योंकि इसमें सॉल्यूशंस थोड़े से डायरेक्ट होते हैं जो अपने काम नहीं आएंगे, क्योंकि यूपीएससी में इस तरह के ऑप्शंस नहीं बनेंगे कि इतना स्टैटिक ऑप्शन इसका नहीं बनेगा। हाँ, इसमें यदि ये ऑप्शन होता ना कि असम इज नॉट इंक्लूडेड इन इट, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है इसमें, नॉट इंक्लूडेड। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है कि असम में रिसेंटली इसमें एनपीआर जो है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है, इसको असम को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यदि बनता भी आगे चल के। तो 8th क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए और इसके ऑप्शंस पहले इसके स्टेटमेंट देखिए फर्स्ट और सेकंड को क्या क्या है, फिर इसका आंसर हम देखेंगे। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 राइट हो सकता है या 2 राइट हो सकते हैं, बहुत राइट हो सकता है, या दोनों ही राइट नहीं हो सकते। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ में ऑप्शंस जो है उनको देखिए, तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि देर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब नो लिमिट है, जब आपका जुडिशियल रिव्यू जैसी चीज़ आपको मालूम है तो वहाँ पे लिमिट तो एक चीज़ पे आ जाती है, चाहे वो एग्जीक्यूशन की बात हो, चाहे आपका लेजिस्लेशन की बात हो। ठीक है, क्योंकि उनको जब चेक किया जा सकता है तो आपके लिमिट तो वहाँ पे बन जाती है। तो ये ऑप्शन आपका राइट रॉन्ग हो गया, ये आप बेसिक लगा सकते हैं अंदाज यहाँ से। सेकंड है कि ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड वेदर एनी मैटर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम हो गया है कि कोई चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा और आप यहाँ से ऑप्शन लगा लेंगे, दोनों रॉन्ग है यहाँ पे। 9th क्वेश्चन आप देखिए, 9th नीचे चलते हैं एक बार। फोकस्ड रहिए आप अपने प्रिपरेशन पे, क्वेश्चंस को यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से टॉपिक्स को भी आप क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को आप रोक लें, वीडियो रोक के क्वेश्चंस को आगे बढ़ें ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। टॉपिक कंप्लीशन इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। वो देखिए AIIB के बारे में आपको बेसिक नॉलेज देख लीजिए कि AIIB का गठन कब हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। और रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो RBI की जो पहली गवर्नर है उर्जित पटेल, उनको अभी वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाया है और ये बीजिंग बेस्ड है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ में ये मल्टीलेटरल आपका डेवलपमेंट बैंक है, तो बैंक है, आपको ये मालूम होना चाहिए। उसका काम है इकोनॉमिक और सोशल आउटकम जो है एशिया के उसको बढ़ाना है, इंप्रूव करना है। और इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, लोन वगैरह ये देता है। 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके 105 मेंबर हैं, ये भी आपको थोड़ा सा बेसिक मालूम होना चाहिए। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं और इंडिया को इसमें लोन मिलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया को लोन अप्रूवल्स काफ़ी होता है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें जो कंट्रीज़ हैं वो मिल के फंडिंग करती हैं उनके लिए। शेयर होल्डर, जो बिगेस्ट शेयर होल्डर है वो चाइना है, चाइना बिगेस्ट शेयर होल्डर है, और इंडिया यहाँ पे सेकंड है। इंडिया जो है ये सेकंड है शेयर होल्डर में, और चाइना जो है ये आपका फर्स्ट है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा अब देखिए ये आपका एशिया का है और एशिया के डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो इसके अलावा जो कॉन्टिनेंट है ना वहाँ के लोग इसमें शामिल कम ही हैं। तो इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि जब ये कह सकते हैं कि चाइना बेस्ड है ना ये, तो यहाँ पे यूएस का रोल नहीं रहेगा या बहुत कम रहेगा। और ऐसे बैंक वगैरह में फाइनेंशियल चीज़ों में यूएस का रोल चाइना के साथ में कम ही देखने को मिलता है। तो यूएस और जापान का चाइना से काफ़ी राइवलरी देखने को मिलती है, तो ये दोनों इसके मेंबर नहीं है। बाकी अदर कंट्रीज़ हैं उनको देखने की जरूरत नहीं है, बस मेन पावर जो है जैसे इंडिया है और चाइना है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया की भी कई बार बात चलती है, रशिया जो है, उनको देख के आप ऑप्शन लगा सकते हैं। ऑप्शन देखिए फर्स्ट है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ बैंक, तो ये आपको मालूम चल गया। यूएसए और जापान इसके पार्ट नहीं है, ये भी आपको मालूम चल गया। तो आप यहाँ से इसको ऑप्शंस को राइट कर सकते हैं। आपने यदि अलग से पेपर को सॉल्व किया है तो आप अपने मैच करते चलिए, जो सॉल्यूशन आपको देखना है उसको सुन लीजिए, जो आपको ऑप्शन का सॉल्यूशन नहीं देखना है तो उसको वीडियो की स्किप करके आगे चलिए। अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, बस ये वीडियो के थ्रू आपको ऐसा लगना चाहिए कि सिर्फ आपको यहाँ पे कॉपरेशन मिल रहा है सॉल्व करने। बाकी PDF आपके पास में भी है, आप उसको देख के भी वैसे भी अपना काम कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपके साथ में कोई दूसरा भी है जो आपके साथ वर्क कर रहा है, आपके साथ प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, इसके साथ में आप 10th क्वेश्चन पे चले। 10th क्वेश्चन आपका डेमोक्रेसी के ड्रॉबैक्स के बारे में पूछा है। तो ड्रॉबैक्स को देखिए, फर्स्ट है आपका पहले तो आपको डेमोक्रेसी के बारे में मालूम होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी में आपको ये अच्छे से मालूम है कि पब्लिक जो है वही अपने लीडर्स चुनती है, ये बेसिक ऑप्शन है जो आपको बता सकता है। तो ठीक है, तो इसमें आपका इलेक्टेड हेड होता है, इलेक्शन एक इसमें मेन मैकेनिज्म होता है जो आपको मालूम होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में काम करता है ये। इसमें देखिए डिसीजन ठीक होंगे या नहीं होंगे,
डिसीजन आपके राइट भी हो सकते हैं और रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो डिसीजन राइट या रॉन्ग कैसे होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है कि राइट ही होगा या रॉन्ग ही होगा, कैसे भी हो सकता है। इसमें पीपल का पार्टिसिपेशन होता है, तो ये आप टर्म याद रखें, पीपल पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, अब डिसीजन पीपल ले रहे हैं ना, तो यहां पे जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग ये काफ़ी लंबी होगी, कभी इसमें डिले हो सकता है, इसमें टाइम लग सकता है, ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। इसमें देखिए काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, करप्शन जैसी चीज़ें हैं। ठीक है, करप्शन है, इलीगल प्रैक्टिसेस हैं, और इसके अलावा इलेक्शन में आपकी जो धांधलियाँ वगैरह जो होती हैं, इलेक्शन में कंपटीशन है और इलेक्शन में भी करप्शन है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा होता है, अलग जो और मैकेनिज्म आपके मोनार्की वगैरह है उनके कंपेयर में इसमें एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ, एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिए आप, कंसल्टेशन, कंसल्ट प्लस आपका डिस्कशन, ये मेन पार्ट होते हैं डेमोक्रेसी को बनाए रखने के। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें डिसीजन लेने में टाइम तो लगता ही लगता है, लेकिन इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, डिसीजंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जो मोनार्की है, इसके अलावा आपका डिक्टेटरशिप है, उनके कंपेयर में बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका इलेक्टेड होता है, इस वजह से तो यहाँ पे आपके चांसेस जो है रेस्पॉन्सिबल डिसीजंस के वो घट जाते हैं। अब ऑप्शन आपको देख के लगा लेंगे कि कौन सा आप इसका ऑप्शन सही होगा नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड देख के, कि लीडर्स जो है यहाँ पे बदलते रहते हैं डेमोक्रेसी में, जो इंस्टेबिलिटी को यहाँ पे बना सकते हैं। तो इंस्टेबिलिटी आपको मालूम है, जब इलेक्टेड है और यदि यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में असेंबली में चलेगा तो तब तक स्टेबिलिटी बनी रहेगी, यदि इस कॉन्फिडेंस में नहीं है गवर्नमेंट तो इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ये ऑप्शन तो आपका बेसिक है। सेकंड आपका डेमोक्रेसी में लीड टू करप्शन, करप्शन होने को देखने को मिलता है, इलेक्टोरल कंपटीशन यहाँ पे होता ही है, इस बेस पे होता है करप्शन। डेमोक्रेसी इंक्रीज करती है चांसेस ऑफ रैश और इरेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। ये अब मैंने आपको बताया रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है तो इरेस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं होते हैं। हाँ, डिसीजन मेकिंग जो है वो डिले वहाँ पे हो सकता है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट कर दें और ऑप्शंस को मैच कर लें आपने कौन सा यहाँ पे राइट किया है। ठीक है, 10 ऑप्शंस आपने 10 क्वेश्चंस देख लिए। आगे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट देखिए वो टॉपिक काफ़ी बड़ा है, बस आपको यहाँ पे मालूम है ना कि कौन से ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वहाँ से हो जाएगा। या फिर आपको बेसिक चीज़ें मालूम है, जैसे दे आर सैक्रोसेंट इन नेचर एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। अब देखिए सैक्रोसेंट ये नहीं है, क्योंकि अमेंड ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, बस बेसिक स्ट्रक्चर उसका कह सकते हैं उसका बिगड़ना नहीं चाहिए। तो फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो तब तक जब तक कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का वॉल्यूशन नहीं करेंगे तब तक तो उनको अमेंड कर सकते हैं। यदि बेसिक स्ट्रक्चर का वॉल्यूशन हुआ तो अमेंड नहीं हो सकते। तो और ये फंडामेंटल राइट आपके चेंज हुए हैं, तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सेकंड आपका कि दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, ये भी बेसिक पॉइंट है। थर्ड आपका कि दे ऑपरेट एज चेक्स ऑन द टायरनी ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन। अब इसमें देखिए आपका कि जो फंडामेंटल राइट है ये लिमिट करते हैं पावर को, आपकी एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेचर की हो। ठीक है, इसके अलावा ये स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, उनके एक्शंस हैं, उनके खिलाफ आपको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि जुडिशरी जो है वहाँ पे हेल्प करेगी। तो ये इस काम को करने में काफ़ी रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे टायरनी जो है उसको चेक किया जा सकता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आप इनको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को यदि एलिमिनेट कर दें तो यहाँ पे आपका सेकंड और थर्ड बचेगा, तो फर्स्ट को यहाँ से हट जाएगा, ये हट जाएगा, 2 और 3 बचा। थर्ड ऑप्शन आपको मालूम है, तो 2 और 3 आपका यहाँ पे राइट क्वेश्चन हो जाएंगे। 12th क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटी से है। तो फंडामेंटल ड्यूटी वाले जो आर्टिकल्स है आपके 36 से लेके आपका 51 तक, इनको आप रिवाइज कर लें वीडियो को रोक के और फिर आप क्वेश्चन को करें, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें हो सकती हैं, आराम से आ जाएगा। और जब उनका बेसिक उसके थॉट की बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज राइट के, तो आप वैसे भी आर्टिकल को रिवाइज हो जाएंगे आपके और क्वेश्चंस भी आपका राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है कि दे कैन बी यूज्ड बाय कोर्ट टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ। तो ये कई सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनमें देखने को मिला है। ठीक है, और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो यूज की जा सकती है। तो ये आप याद रखें 1992 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से। इसके अलावा दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन। हाँ, तो काफ़ी चीज़ों में हुआ है, जैसे आपका है राइट टू वर्क वाला है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन है। इन चीज़ों को लेजिस्लेशन में पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन के थ्रू उनको इन्फोर्स किया है। तो ये सेकंड जो ऑप्शन है ये भी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे लगा लें।
क्योंकि ये आपके बेसिक क्वेश्चन है, आप रिवाइज करते चले, ऑप्शंस को क्लिक करते रहे। 13 क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। अब इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करें तो सेक्युलरिज्म से रिलेटेड यदि आपने नोट्स बना रखे हैं तो वहां से उस चीज़ को रिवाइज कर लें, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए सेक्युलरिज्म जो वर्ड था ये आपके प्रियम्बल में पहले नहीं था, लेकिन इसको बाद में ऐड किया गया। तो इसके पॉइंट्स को आप रीड कीजिए और यहाँ से ऑप्शंस को हम देखेंगे। सेक्युलरिज्म से रिलेटेड और भी प्रोविजन है जो आपको बेसिक मालूम होने चाहिए कि प्रियम्बल में इसको कब जोड़ा गया। ठीक है, इसके अलावा रिलीजियस राइट टू रिलीजन के जो आपके आर्टिकल्स हैं 25 से 28 के बीच में, वो ऑप्शंस आपको मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल 25 से 28 इनको आप नोट करके रहें। और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के आपके राइट है 29 to 30 में कि यहाँ पे एंट्री जो है जो कि जिसे बोलते हैं हम कि सिटीजन्स की एंट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो स्टेट के द्वारा मेंटेन है वहाँ पे उनको एंट्री डिनाई नहीं कर सकते किसी भी को, यदि गवर्नमेंट से फंडेड है। हाँ, यदि रिलीजन किसी कम्युनिटी ने अपने रिलीजन बेस्ड इंस्टीट्यूशन कर रखा है तो वहाँ पे एंट्री डिनाई की जा सकती है, लेकिन यदि स्टेट के द्वारा फंडेड है तो वहाँ पे एंट्री उनकी नहीं हम रोक सकते। और ये आर्टिकल 29 में मेंशन है, इसका साइज सेक्शन सेकंड है, उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन है ये आपकी एब्सोल्यूट नहीं है। एक्चुअली एब्सोल्यूट बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है, आपका राइट टू लाइफ को छोड़ के। ठीक है, राइट टू लाइफ जो है इसको इमरजेंसी के टाइम पे भी डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए भी आपका रिट जुरिडिक्शन जो है आपका आर्टिकल 32 में ये अवेलेबल होती है। इसके अलावा और जो फंडामेंटल राइट आपके इमरजेंसी टाइम पे वहाँ पे सस्पेंड हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू, लेकिन राइट टू लाइफ है ये आपका एब्सोल्यूट है। बाकी राइट जो है आपके वो वहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं रहते हैं, और जो पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड आपका जो राइट है ये तो हट ही जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, रिलीजन इज ए पर्सनल मैटर एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस बाई स्टेट। तो ये चीज़ आपको देखिए कि इंटरफेयर स्टेट कर सकता है उसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से ऑप्शन हटा दें। इसमें अगला है, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एंट्री इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और कास्ट। तो इसमें रिलीजन की बात हो, चाहे कास्ट की बात हो, चाहे इसमें रेस हो, या फिर इसमें इसके अलावा और कोई और ग्राउंड इसमें मेंशन नहीं है, रिलीजन रेस आपका कास्ट है, तो इसके बेस पे एंट्री डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट इससे फंडेड है। तो ऑप्शन आपका राइट है। थर्ड आपका कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है उसको राइट है टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एनी लिमिटेशन। ठीक है, अब लिमिटेशन यहाँ पे भी सेट हो सकती है क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आपका एब्सोल्यूट नहीं है। अब एब्सोल्यूट नहीं है तो रेगुलेट स्टेट उसको कर सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है कि सर्टेन लिमिटेशंस इसके लिए रहेंगी, जैसे कि कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो एस्टेब्लिश कर सकता है, ये ठीक है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर सकता है, चैरिटेबल पर्पस वगैरह उसमें चैरिटी वगैरह डेवलप कर सकता है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, या फिर मॉरलिटी मेंटेन करने के लिए, या फिर पब्लिक जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्टेट रेगुलेट रिलीजियस जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रेगुलेट कर सकता है। तो ये चीज़ आप यहाँ से रखे हैं ध्यान, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से हट जाएगा, थर्ड ऑप्शन, तो आपका सेकंड राइट रह जाएगा। ये ऑप्शन देख लीजिए। तो 14 ऑप्शन पे चले। 14 ऑप्शन को आप देखिए, ऑप्शन देखते हैं आप इसका आंसर लगा देंगे कि कौन सा कौन सा जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस है वो इससे रिलेटेड है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केस रिलेटेड है आपके फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से रिलेटेड कौन कौन से हैं। तो 14th में आप यदि गोलकनाथ केस को याद रखें तो यहाँ से आप इसको राइट कर सकते हैं। गोलकनाथ केस जो था 1967 का ये इसमें था। इसके अलावा आपका मिनरवा मिल्स केस जो है 1980 का ये इसमें शामिल था। तो ये आपके फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से रिलेटेड आपके आर्टिकल्स हैं जो इनके बारे में डील करते हैं। तो यहाँ से आप इन ऑप्शन को देख लें। बेसिक क्वेश्चन है, आपको यदि केसेस पहले से मालूम है तो आप वहाँ से इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपको ऑप्शंस भी वहाँ से राइट हो सकते हैं। 15th आपका कि कौन सा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब 12 में आपको मालूम है कि स्टेट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो चीज़ वहाँ पे डिफाइन की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंस जो है स्टेट का वो काफ़ी वाइड है। वाइड सेंस में यहाँ पे स्टेट की बात की जाती है कि वहाँ पे या तो पब्लिक आपका कह सकते हैं पब्लिक एक टर्म है मेरे दिमाग से निकल रही है, ये पब्लिक रिलेशन उस ऑफिस का शायद होना चाहिए वहाँ पे, तो वो जो ऑफिस है वो आपका स्टेट कहलाएगा। जैसे ये बात आई थी बीसीसीआई को स्टेट डिक्लेयर किया था उस टाइम पे। और एक चीज़ याद रखना, अभी रिसेंट में न्यूज में था कि पीएम केयर फॉर जो फंड जो बनाया था, पीएम केयर फंड,
ये अब रिसेंट में आया है कि ये आपका स्टेट नहीं है आर्टिकल 12 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आरटीआई नहीं लगता, तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है अब के लिए, ठीक है। तो आरबीआई आपका है, नीति आयोग, यूनिक आपका यूआईडीआई जो आपका है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड को बनाती है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ये आपका है ही, ठीक है। आप ये भी आपका आधार है, ये भी है, नीति आयोग आपका गवर्नमेंट का है, तो ये भी चलता है। 1 2 3 4 ये स्टेट में है, तो इनको आप यहाँ से नोट कर लें। जो स्टेट की तरह काम करेगी उसकी स्टेट की डेफिनेशन की आप आर्टिकल 12 की गूगल सर्च कर लीजिए एक बार, तो वहाँ से एक केस आएगा आपका, वहाँ पे उसका मेंशन होगा, तो वहाँ से आप उसको कंप्लीट पढ़ लेना आर्टिकल 12 के बारे में, तो आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी थी, बीसीसीआई से रिलेटेड जो केस है ना, उसको आप पढ़ लेना, वहाँ पे गाइडलाइन जारी की थी कि ये चीज़ जो होगी तब वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है स्टेट कहलाएगा। 16th आपका देखिए, 16 क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, यहाँ से ऑप्शन लगाइए कि वेडल जो सी है रिसेंटली जो न्यूज़ में रहा, तो ऐसी लोकेशंस वेडल सी है, ब्लैक सी है, इसके अलावा कैस्पियन सी है, एजोव सी है, मेडिटेरियन सी है। इनके आसपास की जो कंट्रीज है उनको प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके अलावा क्वेश्चंस कर लीजिए। तो इस क्वेश्चंस को लगाना आपको जरूरी नहीं है, और क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपका आप ब्लॉक हो जाएंगे सिर्फ एक चीज़ पे कि इसी क्वेश्चंस को कर लेंगे, जिसका ऑप्शन मैं आपको नहीं बताऊंगा। इन कंट्री इन सीज के आसपास की जो कंट्रीज है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। 17 था आपका कि विद रेफरेंस टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है सीवीसी, इसके बारे में स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो पहले तो सीवीसी था ही नहीं, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की आपने लिस्ट बना रखी होगी, तो वहाँ से आप चीज़ों को देख लीजिए कि है या नहीं है। इलेक्शन कमीशन है, जैसे कि आपका यूपीएससी है, इसका आपका फाइनेंस कमीशन है, ऐसे बॉडीज़ जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, उनको आप एक ऑप्शन एक कैटेगरी बना लीजिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी बना लीजिए, और वहाँ से उनका जो ड्यूरेशन है, उनका टेन्योर है, उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिए ठीक से। इसका चेयरमैन और मेंबर जो है अपॉइंटेड है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये ऑप्शंस के लिए आपको ये जो टेबल है ना वो काम आएगी। तो आप सीबीसी हो चाहे आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसकी बात हो, चाहे आपका एनएचआरसी है, इनकी बात हो, वहाँ पे इस क्वेश्चंस को आप यदि कर लेंगे ना, ये इस पर्टिकुलर अकेले क्वेश्चन को, तो आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे। ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे वेरिएशन अवेलेबल है वहाँ पे उनका मैं ऑप्शन आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको वहाँ से और सारी चीज़ें भी करनी है, सीबीसी, सीआईसी, एनएचआरसी, और इसके अलावा नीति आयोग है, ठीक है। और इंस्टीट्यूशंस काफ़ी हैं जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वहाँ से आप उनको तैयार कीजिए कि इनके ऑप्शंस एक साथ उनको कंपेयर करके उन चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। बस आपको ये बता दूं, सीबीसी का जो 1964 में संथानम कमेटी की सिफारिशों पे सीबीसी को बनाया गया था, इसका एक्ट जो है आपका शायद 2003 के आसपास इसका एक्ट आया था, ठीक है, और 2005 के आसपास से इसने काम करना चालू किया था। और ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, और प्रेसिडेंट का रोल इसमें काफ़ी होता है अपॉइंटमेंट में, तो ये आप ऑप्शन, वैसे मैंने ऑप्शन बता दिया आपको कि इसका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, तो ये ध्यान रखना। 18th पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 आपको याद होना चाहिए, रिवाइज कर लीजिए वीडियो को रोक के, आर्टिकल 32 में क्या क्या है। आपने ऑप्शन इसके लगा लिए होंगे, जिसने नहीं लगाए वो वीडियो को रोकें और इसके ऑप्शंस को देखें क्या क्या ऑप्शन है इसके, कि ये इट इज़ इन्वॉक्ड टू डिटरमाइन। पहले तो इसमें देखिए ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो सकते हैं क्या, तो देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, थर्ड है, यदि थर्ड ऑप्शन नहीं है तो आप इसको यहाँ पे राइट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि सेकंड ऑप्शन नहीं है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे सिंगल ऑप्शन की बात होती है ना, और उस ऑप्शन को आप लगे कि ये राइट है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करें, ऐसे को करें जो एलिमिनेट हो सकता है। जैसे सेकंड ऑप्शन है, वो यदि रॉन्ग हो जाता है तो आपके ये सब ऑप्शंस जो है यहाँ से डिलीट हो जाएंगे और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट बचेगा। तो अब ये आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ेगा। ऑप्शंस को फिर ऊपर चलते हैं हम कि कौन से राइट है कौन से रॉन्ग है। तो इट इज़ इन्वोक्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेशन इफ इट डायरेक्टली इन्फ्रिंजेस एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो सही है, लेजिस्लेशन जो है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को ही तो चेक करना होता है आर्टिकल 32 के थ्रू, तो ये आपका ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन राइट है आपका, और फर्स्ट सब में है, ये नहीं है, तो सिंगल ऑप्शन को चेक नहीं करना है। कई बार आपको लगेगा थर्ड को देख लें, ऐसे नहीं देखना है, जो सिंगल है उसको तो हटा ही देना है, इसके अलावा देखना है, फर्स्ट सब में है। अब देखिए थर्ड पे और सेकंड पे आपको खेलना है। अब सेकंड आपका, सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन इन केस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब यहाँ पे बात यह है कि यदि इन्फोर्समेंट की बात होती है फंडामेंटल राइट की, तो जुरिडिक्शन आपके सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट जो है ये भी तो रिट जारी कर सकता है ना, तो हाई कोर्ट की एक्सक्लूसिव नहीं है, ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल आपके हाई कोर्ट की भी है और आपकी सुप्रीम कोर्ट की भी है, लेकिन आपका एक्सक्लूसिव नहीं है, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव लिखा है, इस वर्ड पे ध्यान रखें, तो इस वजह से ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आपको मालूम चली गया कि 1 और 3 इसका ऑप्शन है, तो बेसिक आपका फीचर है।
19th है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन्स फॉर क्रिएटिंग यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। तो कल्चरल डिस्टिंक्टनेस आपकी जो है, कल्चर के बेस्ड पे आपको कोई यूटी पहले बना हो तो आप उसको याद रखें कि जैसे आपका जो दिल्ली के आसपास की जो यूटी है ना, दादर नगर हवेली है, नगर और आपका दादर नगर हवेली है, इसके अलावा दमन और दीव है, ट्रिपल डी एन याद रखें इसको, तो ये कल्चर बेस्ड ही थे। इसके अलावा पुडुचेरी जो है, ये भी कल्चरल डिस्टिंक्टनेस, उसकी जो यूनिकनेस थी उसकी वजह से ये बने थे, तो इनको ऑप्शन याद रखें। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस देखिए, अंडमान निकोबार वगैरह है, और आपका मालदीव वगैरह जो है, सॉरी मालदीव क्या, मालदीव तो कंट्री हो गया, लक्षद्वीप जो है, ये आपके स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इसके बेस पे भी यूटी बनाया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल, इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल जो है उसके बेस्ड पे कोई चीज़ें बन सकती हैं क्या। तो बैकग्राउंड में आप देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट थे ना, उसमें ज़्यादातर पहले जो स्टेट थे वो पहले यूटी बनाए गए, देन उसको स्टेट में चेंज किया गया। जैसे कि आपका मिजोरम है, ये पहले था, मणिपुर है, ये भी पहले यूटी था, त्रिपुरा है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है। तो नीचे की जो तीनों है ना, ये तो पहले यूटी थे, और अरुणाचल प्रदेश पहले यूटी बनाया गया और फिर इसको स्टेट में बनाया गया। तो ट्राइबल पीपल्स के इंटरेस्ट में पहले उनको चेंज किया गया यूटी में, फिर आगे बदला गया। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, ये तो आपको मालूम ही है, दिल्ली को इसीलिए तो बनाया जाता है, और वहाँ पे एलजी और वहाँ के सीएम के बीच में जो टसल चलता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे ही चलता है। तो ये ऑप्शंस आप बेसिकली चार ऑप्शंस यहाँ पे राइट कर सकते हैं। 20 पहले क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 19 के बारे में है। इसमें देखिए इसके जो प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 19 1 2 3 4 के, उसके अंदर देखिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, और ऑप्शंस को लगाइए क्या ऑप्शन इसका राइट हो सकता है। यदि आर्टिकल 19 जो है उससे रिलेटेड आपको प्रोविजंस कुछ मालूम हो, कोई केसेस आपको मालूम हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ये 2-3 केस में बता दूं। जैसे मेनका गांधी केस था, ठीक है, मेनका गांधी केस था, उसमें भी आर्टिकल 19 से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस दिए गए थे। इसके अलावा आपका AK गोपालन केस था, इसमें भी आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है इसके रिलेटेड इसमें सेगमेंट को जोड़े गए थे। और ADM जबलपुर जो केस था ना, ADM जबलपुर का जो केस था 19 शायद 75-76 के आसपास था, इमरजेंसी के टाइम का था ये, 76 होगा शायद, उस टाइम का केस था। इसमें भी आर्टिकल 19 से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए थे, और पहले भी पुराने हैं जिसमें आर्टिकल 19 से रिलेटेड प्रोविजंस जोड़े गए। आर्टिकल 19 में क्लॉज है, देखिए आर्टिकल 19 में क्लॉज 1 से लेके 6 तक है, ठीक है, ऐसे 6 तक है। तो 1 में आपको मैं बताऊं क्या चीज़ है, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 25 क्वेश्चन ही हम इसमें करेंगे, लेकिन आर्टिकल 19(1) में आपका मेंशन है कि यहाँ पे कुछ राइट होंगे जिनका प्रोटेक्शन करेगा स्टेट, और वो आपके सिटीजन्स को अलाउ होंगे, मतलब ये आपका जो राइट है ना, ये सिटीजन्स के लिए अलाउड है आर्टिकल 19। और यहाँ पे जी तक है शायद, A B C D E F और G, F को बाद में एलिमिनेट कर दिया गया यहाँ पे। और इसके ऑप्शन देख लीजिए कि ए में आपका आर्टिकल 19(1) में आपका है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बी में आपका मेंशन है वहाँ पे पीसफुल असेंबली, पीसफुल आपकी असेंबल आप हो सकते हैं विदाउट आर्म्स। सी में आपका मेंशन है कि एसोसिएशन आप यूनियन बना सकते हैं, प्लस यूनियन आप वहाँ पे बना सकते हैं। डी में आपका मेंशन है कि फ्रीली आप कंट्री में मूव कर सकते हैं, फ्री मूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है ना उसमें लॉज बना सकते हैं, इसके लिए आगे क्लॉज है। तो फ्री मूवमेंट आप कर सकते हैं कंट्री में, इसके अलावा आप रिजाइड कर सकते हैं कंट्री में, कहीं पे भी रिजाइड कर सकते हैं, प्लस सेटल हो सकते हैं आप कहीं पे भी। और एफ को एलिमिनेट कर दिया गया। जी में आपका है किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो आप, प्रोफेशन को है, ऑक्यूपेशन आप कर सकते हो, ट्रेड एंड बिजनेस कर सकते हो। इस रिलेटेड आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक आपका ट्रेड कॉमर्स एंड आपका जो इंटरकोर्स जो है वहाँ पे स्टेट्स के बीच में, बिजनेसेस के बीच में, वो चीज़ वहाँ पे मेंशन है 301 से लेकर 307 तक। लेकिन इसका जो फंडामेंटल राइट है ये आपका 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी है, जहाँ पे आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑक्यूपेशन है, ट्रेड बिजनेस है, इसको कैरी कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड जो और प्रोविजन है ना वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है, जो आपको इसको बाउंड करता है कि यहाँ पे आपकी बाउंडेशन लगाई जा सकती है। अब देखिए बाउंडेशन क्या क्या हो सकती है, सोवरेनिटी हो सकती है कंट्री की, इंटीग्रिटी हो सकती है, पब्लिक ऑर्डर के लिए इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है, और पब्लिक मॉरलिटी जो है इसके लिए आर्टिकल 19 को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसके लिए भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और डिफेमेशन जैसी चीज़ें हैं, डिफेमेशन की वजह से भी आर्टिकल 19 को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और इसमें कुछ और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ डिफेमेशन के अलावा, यहाँ पे इंसाइटमेंट टू ऑफेंस जो है ना,
किसी ऑफेंस दंगे वगैरह भड़काने के लिए यदि किसी ने कोई काम किया है तो उसके आर्टिकल 19 से रिलेटेड जो प्रोविजंस है ना वो उसके वहाँ पे हटाए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी है कि यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है ना इन बेस पे वहाँ पे लग सकती है, पब्लिक ऑर्डर यूज हो सकता है, ऐसी चीज़ें हैं। और आपका पीसफुल असेंबली है, इससे रिलेटेड आपका 19 का क्लॉज 3 है। एसोसिएशन फॉर्म और यूनियन बनाने के लिए क्लॉज 4 है। फ्री मूवमेंट जो है और रिजाइड और आप कहीं पे भी रह सकते हैं उसके लिए आपका क्लॉज 5 है। और आपका जो प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी प्रोफेशन को या किसी बिजनेस वगैरह कर सकते हैं इसके लिए क्लोज आपका 6 है। अब देखिए जो 5 है ना इसमें आपका रिजाइड वगैरह है, यहाँ पे आपका और फ्री मूवमेंट है, इसमें आपका ट्राइबल्स को थोड़ा सा प्रेफर किया गया, उनको प्रायोरिटी दी गई है कि ट्राइबल एरियाज जो है वहाँ पे आप फ्रीली नहीं घूम सकते। और एक इनर लाइन परमिट वाला सिस्टम जो था ना ये इसी बेस्ड पे काम करता था। वो आर्टिकल 19 वहाँ पे फुली आप वहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ट्राइबल्स वगैरह के रेजिडेंस जो हैं इसमें मेंशन किया गया है और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कानून बना सकती है शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट में। 6 जो है इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है और 6 में आपको मालूम होना चाहिए कि जनरल पब्लिक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लगा सकते हैं चाहे, और उसके लिए कुछ इसमें 6 में और क्लोज भी है, इसमें फर्स्ट और सेकंड भी बनाए गए हैं। उसमें ये है कि स्टेट यदि रिक्रूट कर रही है ना लोगों को बिजनेस वगैरह के लिए या कोई प्रोफेशन के लिए रिक्रूट कर रही है तो इसके लिए वो कोई क्वालिफिकेशन जो है सेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो क्वालिफिकेशन जो एग्जाम होते हैं ना ये सेट करने का आर्टिकल 19(1) के 6 क्लॉज की फर्स्ट सब क्लॉज का भी फर्स्ट है, उसमें ये मेंशन किया गया है कि प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी जो होगी किसी प्रोफेशन के लिए वो गवर्नमेंट उसके लिए लॉ बना सकती है। और सेकंड 6 का सेकंड है आपका कि स्टेट कोई भी कॉर्पोरेशन को रन करता है या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपका स्टेट के द्वारा रन है या कंट्रोल्ड स्टेट के द्वारा, तो उस टाइम पे जो ट्रेड बिजनेस और इंडस्ट्री सर्विसेज वगैरह जो है वहाँ पे सिटीजन्स को निकाला जा सकता है, मतलब वहाँ पे उनको एक्सक्लूड किया जा सकता है, नौकरी से उनकी जॉब से उनको हटाया जा सकता है, चाहे पार्ट में हटाया जा सके या फिर उनको कंप्लीट एक साथ में कंप्लीटली उनको हटाया जा सके। तो अभी रिसेंट में आप देख रहे हैं ना आज की न्यूज में ही था कि बाइजू ने जो है शायद 10,000 के आसपास जो उसके काम जो कर रहे थे एम्प्लॉय जो थे उनको हटा दिया वहाँ से। तो ये तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था, लेकिन ऐसा काम गवर्नमेंट भी कर सकता है यदि आपकी बार ऑप्शन बने ना, क्योंकि आपको ये मालूम है कि काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज है ना यहाँ से फायर कर रही है काफ़ी एम्प्लॉयज़ को, तो क्या स्टेट नहीं कर सकता? क्या ऐसा ऑप्शन आता है ना तो आपको मालूम होना चाहिए स्टेट भी उनको कर सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है। एक्सक्लूजन वहाँ पे हो सकता है किसी बेस पे कंप्लीटली या पार्शियली, किसी पॉपुलेशन को वहाँ से पॉपुलेशन का जो सेगमेंट है उसको वहाँ से हटा सकता है। तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 6 का सब क्लॉज सेकंड इसको मेंशन करता है, एक्सक्लूजन को आप ध्यान में रखें तो वो चीज़ हो सकती है। अब इसके अलावा देखिए जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है आपका 19(1) का ए जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं आपकी, तो यहाँ पे देखिए आपका प्रेस का राइट है, यहाँ पे खुद की व्यूज़ जो है सेल्फ के या दूसरों के जो व्यूज़ हैं उनको आप स्प्रेड कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। कमर्शियल एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं, कमर्शियल ऐड जो होते हैं वो आप देख सकते हैं, तभी तो आपको मालूम होगा कि हर रोड पे एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है और म्यूनसिपलिटी जो है इतना उसको हटा ही नहीं सकती क्योंकि उनको राइट है वहाँ पे कमर्शियल एडवर्टीजमेंट की फ्रीडम है उनको। इसके अलावा जो टेलीफोन जो है उसको टैप करने का उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है, टेलीकास्ट कर सकते हैं चीज़ों को। थोड़ा सा यहाँ पे हौच पौच हो रहा है लेकिन आप ये चीज़ों को जरूर लिख लें, काम आएंगी ये आपके। टेलीकास्ट करने का राइट है। टेलीकास्ट में देखिए ब्रॉडकास्ट शायद अभी शामिल नहीं है क्योंकि टेलीकास्ट आपका टेलीविजन से रिलेटेड था और ये अमेंडमेंट काफ़ी पहले हुआ है। इस टाइम पे ब्रॉडकास्ट आप बहुत ज़्यादा टर्म देखने को मिली होगी आपको। और इसके अलावा फ्रीडम ऑफ साइलेंस जो है ये भी आपके आर्टिकल 19 में है। और गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को जानना इसके बारे में भी मेंशन है आर्टिकल 19 में और ये फ्रीडम वहाँ पे मिलती है। प्री सेंसरशिप जो है किसी पर नहीं लगा सकते, मतलब कोई चीज़ कोई वीडियो है कोई मूवी है उसको आप पहले या फिर न्यूज़पेपर का एडिशन है तो उसको आप प्री सेंसरशिप वहाँ पे उसको इम्पोज नहीं कर सकते, इसके लिए भी प्रोटेक्शन है आर्टिकल 19 में। इसके अलावा आप स्ट्राइक नहीं कर सकते किसी जो होती है ना गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं या गवर्नमेंट की जो कंपनीज जो होती है वहाँ पर स्ट्राइक नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर आप डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब प्रदर्शन कर सकते हो या फिर पिकेटिंग कर सकते हैं, लेकिन राइट टू स्ट्राइक आपको वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना, आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लॉज 19(1) से लेके 6 तक और 19(1) में 1A से लेके G तक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें चाहे कैसे भी इसको कर लें। आगे के क्वेश्चंस है वो हम आगे की नेक्स्ट वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चंस वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।